बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज से हम इकोनॉमिक्स के वो कंसेप्ट्स जो आपको बड़ी तफसीलन जो है समझा चुके हैं, आज से हम उनको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। आज से हम उनको मैथमेटिकली अंडरस्टैंड करने की और मैथमेटिकली सॉल्व करने की जो है वो समझना शुरू करेंगे। जैसे कि आपको अच्छी तरह से याद होगा कि हमने आपको डिमांड पढ़ाया था। डिमांड में हमने आपको बताया था कि पावर ऑफ परचेज और विल टू परचेज मिलकर जो है वो डिमांड बना देती, ठीक है। और फिर हमने बताया था आपको कि डिमांड जो है वो बहुत सारे वेरिएबल पर डिपेंड करती है। उन वेरिएबल्स में जो है वो उस चीज़ की अपनी प्राइस, कंज्यूमर की इनकम, उस चीज़ के सब्स्टिट्यूट्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, फैशन, वेदर, ये सारे वेरिएबल जो है डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर हमने आपको जो है इसी तरह से सप्लाई पढ़ाई थी, ठीक है। फिर हमने आपको इसी तरह से वो फैक्टर्स बताए थे जो सप्लाई को डिटरमिन करते हैं। हमने आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ाई थी, हमने आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ाई थी। इसके साथ साथ मुझे जो है अच्छी तरह से याद है कि हमने डिमांड और सप्लाई के ज़रिए से मार्केट का इक्विलिब्रियम जो है वो भी आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो आज ये सारे कंसेप्ट्स हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस, हम इनको मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिमांड फंक्शन एंड डिमांड्स इक्वेशन आज हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे वो है डिमांड फंक्शन, दैट इज डिमांड फंक्शन। ओके, सो डिमांड फंक्शन का हमने आपको बताया था कि क्वांटिटी डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस, इनकम, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, टेस्ट, इसके साथ वेदर, इसके साथ फैशन और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इन सब को एटसेट्रा लिखते हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये एक डिमांड का जनरल डिमांड फंक्शन। अब देखिए, जैसे कि हमने बताया था आपको कि शॉर्ट रन के अंदर इनकम नहीं चेंज होती, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट चेंज नहीं होता, टेस्ट, पसंद कंज्यूमर की नहीं बदलती, ये सारी चीज़ें शॉर्ट रन में चेंज नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। ओके, क्वांटिटी डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। सो अब आपको अच्छी तरह से याद होगा कि इन दोनों के दरमियान, प्राइस और डिमांड के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। रिलेशनशिप कि जब प्राइस आपकी इंक्रीज हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड आपकी डिक्रीज हो जाती, और जब प्राइस आपकी डिक्रीज हो जाए तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती। तो इन दोनों में रिलेशनशिप कौन सा था? नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। सो वेल, हमें मालूम हो गया कि प्राइस और डिमांड का आपस में रिलेशनशिप कौन सा होता है? नेगेटिव रिलेशन। अब डिमांड की स्टैंडर्ड इक्वेशन हम जो है इस तरह से Q इज इक्वल टू A माइनस बी पी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये माइनस का साइन, ये जो दरमियान में आपको माइनस का साइन नजर आ रहा है, ठीक है, ये इसके साथ जो माइनस का साइन है प्राइस के साथ, ये हमें बता रहा है कि प्राइस और डिमांड का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से डेरिवेशन ऑफ डिमांड फंक्शन, हाउ वी कैन डिराइव द डिमांड फंक्शन, ठीक है। तो ये हम आपको थोड़ा सा जो है ना इसके बैकग्राउंड बताते हैं कि अगर देखें P और Q, प्राइस P1 हो और डिमांड आपकी जो है वो Q1 हो,
ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो आप देखें दूसरी प्राइस यानी कि इंक्रीज हो गई है या डिक्रीज हो गई है, P2 कह लें और ये Q2 कह लें, ठीक है। ओके, ये 2 पॉइंट्स हैं किसी डिमांड कर्व के ऊपर, राइट। आपको डिमांड कर्व याद होगी ना कि कैसे होते, ठीक है। Q और P ये डिमांड कर्व होती थी, ठीक है। इसके ऊपर कोई से 2 पॉइंट है A एंड B, राइट। A shows let's say P1 and Q1, this is A point, or this is the B point, this shows P2 and Q2, ओके। सो A और B 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनसे हमें P1 एंड Q1 और P2 और Q2 जो है वो मालूम हुए, ठीक है। अगर हम इस डिमांड कर्व की स्लोप मालूम करना चाहें, क्या मालूम करना चाहें, स्लोप मालूम करना चाहें, ठीक है जी, तो हम कह सकते हैं कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट दोनों पर, चूंकि डिमांड कर्व एक स्ट्रेट लाइन है, लिहाजा इन दोनों पर स्लोप जो है वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। स्लोप क्या है, सेम, ठीक है जी। और स्लोप क्या है, Q माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P माइनस P1, ओके। सो A और B दोनों पॉइंट्स पर जो है वो स्लोप क्या है, बराबर है। अब देखिएगा, इज इक्वल टू B पॉइंट का स्लोप क्या होगा आपका, Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1, ओके। अब सिंपली आपके सामने ये एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के जो है असूल के तहत आप इसे सॉल्व करें तो ये बन जाएगी Q माइनस Q1 इंटू P2 माइनस P1 इक्वल टू Q2 माइनस Q1 इंटू P माइनस P1, ओके। सो ये जस्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तौर। अब हम ये वाला हिस्सा जो है आपकी इक्वेशन का, ठीक है, ये वाला हिस्सा, इसको दूसरी साइड, इधर ये मल्टीप्लायर हो रहा है, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। सो Q माइनस Q1 इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1, ओके। सो ये आपके पास आ जाएगी, ये जो आखिरी इक्वेशन है इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला ऑफ डेरिवेशन ऑफ demand function. This formula is the formula of derivation of demand function, okay. So I hope you understand this, right. Now हम देखिए, अब एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है जी। हम अज्यूम कर लेते हैं कि P1 इज इक्वल टू 80, P2 is equal to 60, Q1 is equal to 10 and Q2 is equal to, हम अज्यूम कर लेते हैं 20। इट मीन्स कि जब प्राइस 80 थी तो डिमांड 10 थी, जब प्राइस कम होकर 60 हो गई तो डिमांड बढ़कर 20 हो गई, ठीक है। सो आई होप आपको समझ आ रही है कि हमने ये अज्यूम किया कि प्राइस P1 जब थी तो कंज्यूमर जो डिमांड थी वो Q1 यानी कि 10 थी। सो प्राइस इज 80, डिमांड इज 10। प्राइस कम होकर 60 हो गई तो लॉ ऑफ डिमांड के तहत जो है वो डिमांड को क्या करना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि प्राइस गिरी है। तो जब प्राइस गिर कर 60 हुई तो डिमांड बढ़कर 20 हो गई, ओके। सो इसको आप देखिए। वेल नाउ अब आपको वो फार्मूला याद है, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ डिमांड वाला, वो मैं आई विल री राइट दिस, Q माइनस Q1 equal to Q2 minus Q1 divided by
P2 minus P1 into P minus P1. Okay, now substitute the values, right? Here price और quantity की जो values हैं इस equation में रख दें. So Q minus Q1 that is 10 equal to Q2 that is 20 minus 10 divided by what is P2 that is 60 minus 80 into P minus P1. What was P1? That is 80. Okay. Now इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर लें. ठीक है, तो ये आप देखें Q is minus 10 is equal to 10 over minus 20 into P minus 80. So Q minus 10 is equal to 1 by 2 minus 1 by 2 into P minus 80. Now Q minus 10 is equal to minus 1 by 2P. अब देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस, ये मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस 80 by 2 it is 40. Okay, now Q is equal to 40 प्लस 10, ये माइनस 10 उस दूसरी जगह प्लस 10 हो गया, minus 1 by 2P. So Q is equal to 50 minus 1 by 2P. So ये हमारी डिमांड की इक्वेशन हमने डिराइव कर ली. ओके, सो हमने डिमांड की इक्वेशन डिराइव करने वाले फार्मूला यानी कि इस फार्मूले की मदद से हमने डिमांड की इक्वेशन डिराइव कर ली. ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव an equation with the help of the different information which is given, right? So prices P1 P2 प्राइस गिवन है, Q1 Q2 डिमांड गिवन है. सो वो किस तरह से, जब प्राइस गिरेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी. इस रूल के ऊपर ये जो है ना इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, तो हम इसकी मदद से जो है वो डिमांड की इक्वेशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं. सिंपली एक इससे भी आसान करता हूँ. देखिए आपने ये पढ़ा था ना कि ये एक प्राइस का कॉलम होता है, ठीक है, और ये एक डिमांड का कॉलम है. ओके, सो प्राइस जब 80 है, डिमांड जो है वो 10 है. अब प्राइस कम हो गई, क्या 60 हो गई, डिमांड कितनी होगी 20. तो हम इस टेबल की मदद से, राइट, हम क्या करते थे, हम इस टेबल की मदद से डायग्राम ड्रॉ करते थे. आपको याद है ना, तो हम इस टेबल की मदद से जो है वो इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं डिमांड का फंक्शन. और अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन है, फॉर एग्जाम्पल हमें मालूम है कि ये इक्वेशन गिवन है, फर्ज करें ये Q इज इक्वल टू 50 माइनस 1 बाई 2P. अब पीछे वाली एग्जाम्पल भूल जाए, फर्ज करें कि ये गिवन है और आपसे कहा जाए कि टेबल बना दें, ठीक है, डिमांड का टेबल बना दें. सो क्या करेंगे, P इस तरफ और Q विच इज इक्वल टू 50 माइनस 1 बाई 2P. ओके, नाउ अगर प्राइस लेट्स से 80 है तो हम 80 इस जगह पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, तो 1 by 2 into 80 वो 40 हो जाएगा. तो Q will become 50 minus 40 that would be 10. और अगर, ठीक है, ये कम हो गया 60 हो गया, तो अब इस प्राइस की जगह पर हम क्या लिखेंगे 60, ठीक है, तो यहाँ पे 60 आएगा, 60 डिवाइडेड बाई 2 30, 50 माइनस 30 दैट विल बी 20. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन हम टेबल बना सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ द टेबल हम डिमांड फंक्शन, डिमांड इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं दोनों तरह से, ठीक है. तो अगर हमने टेबल की वजह से जो है वो इक्वेशन डिराइव करनी है तो हमें दिस वन, ये वाला फार्मूला जो है इस्तेमाल करना है, ठीक है. और अगर हमें इक्वेशन बताई हुई है और हमने टेबल जो है वो ड्राइव करना है तो वो बहुत सिंपल है. हम उसमें प्राइस की जो है ना डिफरेंट प्राइसेस अज्यूम करते चले जाएंगे, हमारे पास डिमांड आती चली जाएगी, ठीक है. आई होप कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है. नाउ अब देखिए कैसे ये आप गौर कीजिए. अब मैं एक स्टेटमेंट आपके सामने जो है ना अज्यूम करता हूँ, ठीक है, एक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करता हूँ. मसलन a consumer purchases 20 pens at the price of ₹5 per pen, okay, while the demand for pen decreased by 15 when price is ₹10 per pen. ठीक है, यानी कि जब
प्राइस 5 थी, कंज्यूमर परचेज कर रहा था 20 पेन, और जब प्राइस बढ़कर 10 हो गई तो कंज्यूमर जो है डिमांड जो है वो कम होकर 15 हो गई। ठीक है, अब ये आपको इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ठीक है, और आपसे कहा जाए कि आप डिमांड का फंक्शन ड्राइव करें। ठीक है, आप डिमांड की जो है वो इक्वेशन ड्राइव करें। ठीक है जी, तो आप फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया Q माइनस Q1 इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P1 इंटू P माइनस P1 में हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इजीली जो है वो हम डिमांड की जो है वो इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। जब डिमांड की इक्वेशन डिराइव हो गई, ठीक है जी, तो फिर हम उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। इज दैट ओके? विद द हेल्प ऑफ वो जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी हम डायरेक्टली भी हम उस डिमांड का ड्रॉ कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ हम जो है वो कुछ इन्फॉर्मेशंस की मदद से हम जो है वो डिमांड की इक्वेशन जो है वो डिराइव कर सकते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ। ठीक है, अब हम आपको जो है वो क्या करते हैं, अब हम आपको ये बताते हैं। फॉर एग्जांपल अब इन्फॉर्मेशन इस तरह की है, देखें ये डिमांड की अब इक्वेशन भी दी हुई है, वो है लेट्स से 3Q प्लस 4P इज इक्वल टू 240। ठीक है, ये आपको डिमांड की इक्वेशन बता दी गई है। ठीक है जी, और कहा क्या गया है, कहा यह गया है कि प्राइस अगर जो है वो 12 हो, 9 हो और या 0 हो, ठीक है जी, तो आप डिमांड बताएं। ठीक है, आपको ये बता दिया जाए कि इफ P इज इक्वल टू 12 या एंड 9 एंड 0। ओके, सो ये इंफॉर्मेशन अगर आपको दे दी जाए और कहा जाए कि डिमांड का टेबल बनाएं, ठीक है, आप बना सकते हैं और फिर उसको ड्रॉ करें। आप ड्रॉ कर सकते हैं ना, तो इन्फॉर्मेशन गिवन है, डिमांड की इक्वेशन बता दी गई आपको, ठीक है, और प्राइसेस डिफरेंट पर कहा जाए कि आप डिमांड का टेबल बना दें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस इक्वेशन को, जो डिमांड की इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। सो फर्स्ट स्टेप, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या था, 3Q इज इक्वल टू 240 माइनस 4P। इट मीन प्राइस को हम जो है वो राइट हैंड साइड पे ले आए। दूसरा स्टेप, ये 3 इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके ये आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, माइनस 4P डिवाइडेड बाय 3। well this will become Q is equal to 240 divided by 3 minus 4 by 3 into price. Okay, so Q will become now 80 minus 4 by 3P. ओके, सो ये आपकी एक इक्वेशन बन के आपके सामने आ गई। ठीक है जी, अब क्या करना है आपने, अब आप सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट? तो आप इफ P इज इक्वल टू 12 तो Q फाइंड करें। तो इस इक्वेशन में Q इज इक्वल टू 80 माइनस 4 बाय 3, प्राइस कितनी है 12। ओके, 3 4, सो Q विल बिकम 80 minus 3 4s are 12, 4 4s are 16, so Q will become, it is जी बताएं 64। ओके, सो Q is 64। ओके, सो हम कह सकते हैं ना, ये देखें प्राइस और ये क्वांटिटी, राइट, डिमांड। सो अगर प्राइस 12 है, ठीक है, तो डिमांड कितनी है 64। नाउ अगेन go for the second part, right? If P is equal to 9 now substitute this 9 value in that equation, right? So equation is Q is equal to 80 minus 4 by 3P. Okay, so substitute P, the value of price 80 minus 4 by 3 into 9. Okay, so solve it. Q is equal to 80 minus 3 3s are 9, 4 3s are 12. Okay, so this will become 12. Okay, so Q is equal to 68. Okay, understand? So Q कितना है 68. So if price is 9, Q is 68.
ठीक है। सो देखिए आपने एक इक्वेशन की मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम टेबल बना रहे हैं, और जैसे टेबल बन जाएगा तो हम उसे ड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। सो वेल, और अब थर्ड क्या है, इफ P इज इक्वल टू 0 हो जाए तो फिर देन Q इज इक्वल 80 माइनस 4/3, P की जगह पे आप क्या लिख देंगे हम 0, सो Q इज 80 माइनस 4/3 इंटू 0, सो Q विल बिकम 80, सो Q इज 80, ओके। सो वेल आप कह सकते हैं जब प्राइस 0 है तो डिमांड 80, ओके। सो दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन, राइट, हम टेबल डिमांड का कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। आपको बात मेरी समझ आई। सो हम अगर प्राइस और क्वांटिटी के यानी कि किसी भी डिमांड करके 2 पॉइंट्स हमें मालूम हो जाएंगे, P1 कितनी है तो Q1 कितनी है, P2 कितनी थी तो Q2 कितनी है, यानी कि प्राइस के बढ़ जाने से या गिर जाने से डिमांड पे कितना फ़र्क पड़ा वो हमें मालूम हो जाए तो हम डिराइव कर सकते हैं डिमांड की इक्वेशन, राइट। अगर हमारे पास डिमांड की इक्वेशन गिवन है और साथ प्राइसेस बता दी जाए तो हम टेबल जो है वो डेवलप कर सकते हैं, ओके। सो ये ऐसा जो है ये सारा सिलसिला आपको किस तरह से फ़ायदा मंद हो सकता है। आप देखिए ना मार्केट में जो है आपने कोई चीज़ जो है, आप फ़र्ज़ करें किसी फर्म में कंपनी में काम करते हैं, आपसे पूछा जाता है कि ये जो प्रोडक्ट है इसकी प्राइसेस बढ़ाएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, प्राइसेस गिराएं तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो आप मैनेजर हैं, आपने यू हैव टू डिसाइड कि हमें प्राइसेस बढ़ा कर रेवेन्यूज़ ज़्यादा करने चाहिए, प्राइसेस गिरा कर रेवेन्यू ज़्यादा करने, इसके और बहुत सारी चीज़ें जो आपने एनालाइज करने हैं, यू हैव टू सी द रेवेन्यू साइट, राइट। बट हियर यू कैन सी आप जो है प्राइसेस कम करके आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी पर कितना असर पड़ रहा है, ठीक है, अंडरस्टैंड। सो दिस इज हाउ आप इन सारे टूल्स को जो है वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके आप मार्केट की डिमांड को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ मुझे उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, ठीक है। सो जो नुक्ता आपको बताना था वो ये कि विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन वी कैन हम एक टेबल बना सकते, ठीक है। और अगर टेबल के बना हो तो उससे हम इक्वेशन जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है टॉपिक था। सो नाउ अब हम देखेंगे थोड़ी सी, हम इसको जो है एग्जाम्पल को थोड़ा सा और भी कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, लेकिन आपको बात सिर्फ इतनी बताना मकसूद है, एक इंफॉर्मेशन की मदद से दूसरी इंफॉर्मेशन अखज़ करना, ओके। सो वेल हम देखते हैं आगे। नाउ अब हम सप्लाई फंक्शन की बात करते हैं। किस फंक्शन की बात करते हैं? सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन इक्वेशन। नाउ देखिए बात बिल्कुल बयान ही वैसे ही है जैसे डिमांड फंक्शन इक्वेशन की थी, ठीक है। फ़र्क इतना है कि उसकी अगर प्राइस डिमांड में, अगर प्राइस बार डिमांड फंक्शन में हमने देखा कि प्राइस और जो है डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप है, इधर जो है पॉजिटिव रिलेशनशिप है, और डिमांड सप्लाई के फंक्शन को डिराइव करने का फार्मूला एग्जैक्टली वही है, Q माइनस Q1 दैट इज Q2 माइनस Q1 divided by P2 minus P1 into P minus P1, the same formula, right? Is it okay? फार्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली वही है। अब देखिए अगर ये इंफॉर्मेशन हो आपके पास, P और Q की इंफॉर्मेशन दे दो, अगर प्राइस 60 है, सप्लाई जो है वो 10 है, और प्राइस जो है वो अगर 80 हो गई, ठीक है, तो सप्लाई 20 हो गई। देखा, प्राइस बढ़ी, सप्लाई बढ़ गई, ओके। ये इन्फॉर्मेशन, इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये वाला क्या है P1, और ये वैल्यू आपकी सेकंड प्राइस P2, ये वैल्यू आपकी Q1, और ये वैल्यू आपकी Q2, ओके। नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला, ओके। सो Q माइनस Q1 की जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, 10 is equal to Q2 that is 20 minus Q1 that is 10 divided by P2 that is 80 minus P1 that is 60 into P minus P1. What is P1? That is 60. Okay, solve this. Okay, इसको solve करें. So Q minus 10 is equal to 10 over 20 into P minus 60. Okay, so Q is minus 10 is equal to 1 by 2 into P minus 60. Okay, so 1 by 2,
Q माइनस 10 इक्वल टू 1/2P माइनस 1/260 क्या हो जाएगा 30, राइट। सो अब 10 को दूसरी तरफ ले जाएं तो Q इज इक्वल टू 1/2P माइनस 30, ठीक है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, Q इज इक्वल टू माइनस 30 प्लस 1/2P। ओके, नाउ आप देखें कि ये प्लस का साइन जो प्राइस के साथ है, ठीक है, ये बता रहा है कि प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन डिराइव एन इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ टेबल। टेबल था, इससे हमने क्या डिराइव किया, इक्वेशन डिराइव कर ली। ओके, सो इसी तरह से इक्वेशन की मदद से टेबल भी डिराइव किया जा सकता है। यू नो दैट कि एक टेबल आपके पास से जो है वो आपको इक्वेशन दे दी गई है और कहा जाए कि इससे टेबल डिराइव करें, वो भी बिल्कुल आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। नाउ अब देखिए, फॉर एग्जांपल अगर कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूं कि देखें कि प्राइस जो है वो 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, ठीक है। ये इस पर आप जो है क्वांटिटी सप्लाई मालूम करें तो आप क्या करेंगे, 10, 20, 30, 40 को बारी बारी प्राइस की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो आपके पास उसके क्यू की वैल्यू आती चली जाएंगी, तो आपके पास इजीली टेबल बन जाएगा। सो दिस इज हाउ व्हाट विल डू, वी कैन डिराइव अ टेबल फ्रॉम एन इक्वेशन। ओके, सो ये दोनों तरह से, जिस तरह से डिमांड की आपको बताया, इस तरह से सप्लाई की भी हो सकता है, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल देखें जी, अगर Q इज इक्वल टू 4 प्लस 2P गिवन है, ठीक है, और कहा जाए कि P इज इक्वल टू 2, 4 and 6, राइट। फाइंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, राइट, फाइंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। सो व्हाट यू विल डू, वेरी सिंपल, अगर इफ प्राइस इज इक्वल टू 2, फिर आप सब्स्टिट्यूट करें इधर, Q इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 2। Okay, so Q will become 4 plus 4, that is Q is 8. So अगर प्राइस 2 है तो सप्लाई 8। ओके, सो अब यहाँ पे P और यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई आप लिख लें, ठीक है। सो P जब आपकी 2 है, सप्लाई कितनी है, 8 है। नाउ अगर प्राइस, इफ प्राइस इज 4, नाउ substitute this 4 into this equation, right? So Q is equal to 4 plus 2 into 4. Okay, so Q will become 4 plus 8, so Q is 12. Okay, now if price is 4, Q is 12. Okay, now if P is equal to 6, now rewrite Q is equal to 4 plus 2P. Q is equal to 4 plus 2P. Now substitute the value. Q is equal to 4 plus 2 into 6. So Q is equal to 4 plus 12. So Q is equal to 16. So when price is 6, supply is 16. तो आपने देखा क्या हो रहा है, when P is 6, Q is 16. ओके, सो दिस इज हाउ हम जो है विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन हम एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि टेबल की मदद से इक्वेशन और इक्वेशन की मदद से टेबल बनाया जा सकता है, ठीक है। अगर आपको रिलेशनशिप मालूम है प्राइस और क्वांटिटी, डिमांड की और सप्लाई की, ठीक है, यानी कि आपके पास इक्वेशन मौजूद है, ठीक है, सप्लाई फंक्शन मौजूद है या डिमांड फंक्शन मौजूद है, और आपके पास प्राइस और सप्लाई की इंफॉर्मेशन मौजूद है 2 पॉइंट्स की, तो यू कैन ईजिली डिराइव इट। ओके, सो दिस इज हाउ विद द हेल्प ऑफ table we can draw with the help of table हम equation बना सकते हैं और with the help of equation हम टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है एक इंफॉर्मेशन से दूसरी इंफॉर्मेशन किस तरह से डिराइव की जा सकती है। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी, ठीक है।
Now, demand and supply equations, right? So डिमांड एंड सप्लाई इक्वेशंस की मदद से हम डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम किस तरह से हासिल कर सकते हैं, ठीक है जी, या पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस उसे बोलते हैं, ठीक है। हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं, वेरी सिंपल। हमने आपको बताया था कि मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पर होता है, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई के कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो जहाँ पर वो दोनों कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट हो, इक्विलिब्रियम प्राइस होता है, उससे हमें इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस हमें मालूम हो सकती है, ठीक है जी। तो अगर हमें जो है डिमांड और सप्लाई की इक्वेशंस दी हुई हों और हमसे इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मालूम करने का कहा जाए, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? जी हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपको जो है वो डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम बताएंगे, ठीक है। क्या चीज़? डिमांड सप्लाई इक्विलिब्रियम। ओके, डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम की बात, राइट। नो, अब देखिएगा, जहां पर क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड हो जाए, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। मैं आपको याद दिलाता हूँ, आपको अच्छी तरह से याद होगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्वांटिटी होती थी, ये आपकी प्राइस होती थी, ये कर्व डिमांड की और ये पॉजिटिव कर्व जो है आपकी सप्लाई की, ठीक है। तो जहाँ पर डिमांड और सप्लाई ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये पॉइंट था, तो ये आपकी क्वांटिटी डिटरमिन हो गई और ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमिन हो गई। याद आई बात ना? तो अब देखें कि अगर हमें फॉर एग्जांपल हमें गिवन क्या है, क्यू एस इज इक्वल टू -20 प्लस 3p और क्यू डी इज इक्वल टू आपको 220 माइनस 5p। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं डिमांड और सप्लाई की, और आपसे कहा गया है इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैलकुलेट करें। क्या चीज़? इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैलकुलेट। इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या है? इक्विलिब्रियम की कंडीशन ये है कि जहाँ पे सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई इज इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड। ओके, सो दिस इज द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ quantity supply is equal to quantity demand. Okay, so quantity supply is -20 plus 3p. Okay, quantity demand 220 minus 5p. Okay, इसको प्राइस के लिए सॉल्व कर लें। So 3p plus 5p is equal to 220 plus 20. Okay, so 8p is equal to 240. So P is equal to 240 divided by 8. So price is equal to 30. So what is this? Equilibrium price. Okay, equilibrium price. Equilibrium quantity निकालनी है, तो ये प्राइस जो है वो आप इन दोनों में से किसी इक्वेशन में भी, चाहे सप्लाई में चाहे आप डिमांड में, जिसमें भी रख देंगे तो आपका एक ही वैल्यू आएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल Q is equal to -20 प्लस 3p। ओके, -20 प्लस 3p। अब Q इज इक्वल टू -20 प्लस 3 इंटू 30। ओके, सो Q इज इक्वल टू -20, Q इज इक्वल टू -20 प्लस 90। ओके, सो Q is equal to 70. So this 70 is your equilibrium quantity. What is that? Equilibrium quantity. Equilibrium price क्या थी? 30. Equilibrium quantity क्या है? 70. Okay. Now हम सिर्फ कंफर्म करने के लिए आपको ये बताते हैं, अगर हम ये वैल्यू दूसरी इक्वेशन डिमांड वाली में रखें, यानी कि Q is equal to 220 minus 5p. Okay. Now solve it. Q is equal to 220 minus 5 into P of 30. Okay, so it will Q is equal to 220 minus 150. So equilibrium quantity 220 minus 150, that is 70. So आपने देखा
कि इक्विलिब्रियम क्वांटिटी चाहे आप डिमांड की इक्वेशन में रख दें प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, या आप सप्लाई में रख दें, दोनों सूरतों में आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी सेम आएगी। देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली डिमांड और सप्लाई, ये इक्विलिब्रियम, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होती थी और ये आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस होती थी, ठीक है। तो ये आपका सप्लाई का और ये आपका डिमांड का होता था, ठीक है। सो इस तरह से हम जो है डिमांड और सप्लाई की इक्वेशंस की मदद से हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अभी हम कुछ इश्यूज ऐसे जो है इस इक्विलिब्रियम के साथ जो रिलेटेड हैं वो उनको जो है डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर आपको डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन देके कहा जाए कि आप इक्विलिब्रियम मालूम करें, तो इक्विलिब्रियम मालूम करना तो आपको आ गया। अगर कहा जाए कि गवर्नमेंट टैक्स लगा दे कंज्यूमर पर, फिर क्या करना है, इक्विलिब्रियम पे क्या चेंज आती है। अगर जो है गवर्नमेंट वो प्रोड्यूसर पे टैक्स लगा दे, फिर क्या तब्दीली आती है। तो हम इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को जो है एनालाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ व्हाट विल डू इज दैट, तो वो भी हम मालूम करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से अगर इक्वेशन, ये तो लीनियर इक्वेशंस थी, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो तो फिर किस तरह से इक्विलिब्रियम अटेन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल देखें, डिमांड की अगर इक्वेशन जो है क्यू डी इज इक्वल टू 3 माइनस पी स्क्वायर हो, और जो सप्लाई की है क्यू एस वो आपकी जो है 6p माइनस 4 हो। अगर ये डिमांड और सप्लाई की इक्वेशंस गिवन है और आपने इक्विलिब्रियम निकालना है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। नाउ लुक एट दिस इक्विलिब्रियम कंडीशन, दैट इज क्यू एस इज इक्वल टू क्यू डी। ओके, सो क्वांटिटी सप्लाई क्या है 6p माइनस 4 इक्वल टू 3 माइनस पी स्क्वायर। ओके, नाउ पी स्क्वायर को दूसरी लेफ्ट साइड पे ले आए, सो पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 4 प्लस माइनस 3 equal to 0. Now it will become p square plus 6p minus 7. अब इस इक्वेशन में से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें से आपने प्राइस जो है वो निकालनी है, ठीक है, कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो इसको सॉल्व करने का तरीका जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वाड्रेटिक फार्मूला यकीनन आपको याद होगा, ठीक है, वो मैं लिखता हूँ, आप बताइएगा। P इज इक्वल टू दैट इज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, नाउ इस इक्वेशन के अंदर आप देखें a कितने हैं 1, b कितने हैं 6, c कितने हैं -7। ओके, सो ये वैल्यूज है आपकी, आप इस में सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है जी। तो ये आपका p इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि 6 स्क्वायर, इट मीन 36 plus what is that 4ac, 4 into 1 into minus 7 28। okay, divided by 2 into 1। okay, now ये आपकी क्या आ जाएगा, p is equal to -6 प्लस माइनस अंडर रूट 64 डिवाइडेड बाय 2। ओके, सो p इज इक्वल टू -6 प्लस माइनस 64 का रूट क्या होगा 8 डिवाइडेड बाय 2, मीन p इज इक्वल टू -6 प्लस 8
divided by 2 and minus 6 minus 8 divided by 2. So P is equal to 2 divided by 2 and minus 14 divided by 2. So प्राइसेस दो आ गई, एक 1 और दूसरी -7. अब आप खुद देख लें कि क्या प्राइस नेगेटिव हो सकती है? प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकती, लिहाजा हम इग्नोर कर देंगे. तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ जाएगी? 1. ओके, नाउ इसको सब्स्टिट्यूट कर दें किसी भी इक्वेशन में, डिमांड में कर दें या सप्लाई में कर दें. फॉर एग्जांपल Q इज इक्वल टू 3 minus P square. So Q is equal to 3 minus 1 square. So Q will be 2. So equilibrium quantity कितनी आ गई? 2. Equilibrium price 1. So it means कि अगर डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हो तो हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो निकाल सकते हैं. ठीक है, तो सिंपल सा उसमें आपको मैंने याद कराया कि इधर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फार्मूला के ज़रिए से, क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए से या फैक्टराइजेशन के ज़रिए से सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो क्वाड्रेटिक डिमांड और सप्लाई इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं. ओके, नाउ effects of taxes on equilibrium price and quantity. Okay, so effects of taxes on equilibrium price and quantity, ये हम जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. राइट, नाउ देखिए आप एग्जैक्टली फर्ज करें आपके पास एक डिमांड और सप्लाई की इक्वेशंस गिवन है. ठीक है, डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन गिवन है. Q D इज इक्वल टू 100 माइनस 2P. ओके, और Q S is equal to 3P minus 50. ओके, सो डिमांड और सप्लाई की इक्वेशन आपको गिवन है. ठीक है, नाउ पहला क्वेश्चन ये है कि इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मालूम करें. तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैलकुलेट करें. सो कंडीशन इज QS is equal to QD. so QS is 3P minus 50 equal to 100 minus 2P. okay, now 3P, अब माइनस 2P उस तरफ है तो आप लेफ्ट साइड पे लाएंगे तो प्लस 2P हो गया इज इक्वल टू 100. इधर माइनस का 50 उधर जाके प्लस का 50 हो जाएगा, प्लस 50. ओके, सो 5P इज इक्वल टू 150. ओके, सो प्राइस इज इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाय 5. सो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या आ गई आपकी? 30. 30 इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस. ओके, सो 30 इज योर इक्विलिब्रियम प्राइस. ओके, सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज 30. सो अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी मालूम करनी है. जस्ट सब्स्टिट्यूट इन एनी ऑफ द इक्वेशन. ओके, सो Q इज इक्वल टू 100 माइनस 2P. सो सब्स्टिट्यूट Q इज इक्वल टू 100 माइनस 2 इंटू 30. सो Q इज इक्वल टू 100 minus 60, that is 40. So equilibrium quantity is 40. So the very first question was find equilibrium price and equilibrium quantity. अब देखिए क्वेश्चन दूसरा अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें. क्वेश्चन ये है कि क्या इफेक्ट होगा अगर गवर्नमेंट टैक्स इंपोज करे फर्म के ऊपर, टैक्स इंपोज करे फर्म के ऊपर.
ठीक है, लेट्स से 5 रुपीज़ पर यूनिट टैक्स इम्पोज करती है गवर्नमेंट एक फर्म के ऊपर, व्हाट इफेक्ट यू कैन सी ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड द क्वांटिटी। आप क्या नए इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी निकालेंगे और कंपेयर कर लेंगे प्रीवियस वन से। सो क्या इफेक्ट होगा कि अगर गवर्नमेंट फर्म के ऊपर 5 रुपये पर यूनिट टैक्स लगा दे, ठीक है जी। नो देखिए, we have to write the equations again, that is QD is equal to 100 minus 2P, okay, and QS is equal to 3P minus 50। ये दो इक्वेशन थी। अब टैक्स किस पे लगा? टैक्स लगा फर्म के ऊपर, ठीक है, ओके, कितना? 5 रुपये पर यूनिट, ओके। अब इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। अगर फर्ज कर लें कि फर्म पहले उस प्रोडक्ट की कीमत 10 रुपीज़ ले रही थी, ठीक है, तो अब 5 रुपये पर यूनिट टैक्स लग गया, तो जो वो प्राइस ले रही थी उसमें से 5 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। पर यूनिट टैक्स है ना, तो 5 गवर्नमेंट ले लेगी, ठीक है। तो जो प्राइस फर्म ले रही थी उसमें से आप माइनस कितना कर देंगे? 5, ठीक है। तो आपके पास सप्लाई की नई इक्वेशन बन जाएगी, ओके। कौन सी? सप्लाई की एक नई इक्वेशन बन जाएगी। देखिए, QS is equal to 3 into P minus 5। ये 5 किसके लिए? 5 रुपीज़ पर यूनिट टैक्स लग रहा था, ठीक है, माइनस 50। नाउ सो QS is equal to 3P minus 15 minus 50। सो सप्लाई की इक्वेशन क्या बन जाएगी? QS is equal to 3P minus 65। So this is the new supply equation, ठीक है। ये 5 रुपये पर यूनिट टैक्स लगाने के बाद, ठीक है जी। तो सप्लाई की आपकी इक्वेशन चेंज हो गई, ठीक है। तो ये क्या बन गई? दिस इज न्यू सप्लाई इक्वेशन, राइट। ये वो सप्लाई इक्वेशन है जो बेसिकली 5 रुपये पर यूनिट टैक्स लगने के बाद की, ठीक है। जबकि डिमांड की इक्वेशन वही, ठीक है। अब हमने देखना क्या है कि जो नया इक्विलिब्रियम है, ठीक है जी, उसमें क्या इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हमने कैलकुलेट करनी है और हमने देखना है क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। इक्विलिब्रियम कंडीशन इज QS इज इक्वल टू QD। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू। QS 3P minus 65 is equal to 100 minus 2P, okay. Solve this for price, so it is 3P plus 2P is equal to 100 plus 65, okay. So it is 5P equal to 165, so price is equal to 165 divided by 5, so price is equal to 33। इक्विलिब्रियम प्राइस इज 33। अब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। सो किसी भी इक्वेशन, इसमें या उसमें, जिसमें मर्जी रख लें। Q इज इक्वल टू 100 माइनस 2P, ओके। Q इज इक्वल टू 100 माइनस 2 इंटू 33, ओके। सो Q इज इक्वल टू 100 minus 66, so Q is equal to 34। This is equilibrium quantity, okay। So equilibrium price 33, equilibrium quantity 34। अब दोबारा से गौर कीजिएगा, पहले क्वेश्चन में हमने सॉल्व किया कि जब there is no tax at all, right। सिंपल डिमांड और सप्लाई की इक्वेशंस ली और उनको इक्विलिब्रियम फाइंड किया। इक्विलिब्रियम प्राइस 30 थी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 40 थी, ओके। टैक्स लगने के बाद प्राइस जो है वो कितनी? इक्विलिब्रियम प्राइस 33 हो गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी हो गई? 34। इट मीन टैक्स लगने से प्राइसेस इक्विलिब्रियम इंक्रीज हो गई, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो गई। सो आई होप कि आपको ये बातें समझ आ रही हैं, ठीक है। सो बिफोर टैक्स equilibrium price was 30 and after tax equilibrium price is 33। before tax equilibrium quantity was 40 and after tax it is 34। तो ये क्वांटिटी क्यों कम हो गई? क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई। प्राइसेस क्यों बढ़ी? क्योंकि गवर्नमेंट ने पर यूनिट
टैक्स लगा दिया फर्म के ऊपर। ओके नाउ अब इसमें हम देखेंगे कि ये भी मुमकिन है कि गवर्नमेंट जो है वो कंज्यूमर पर टैक्स लगा दे। किस पर टैक्स लगा दे? कंज्यूमर पर टैक्स लगा दे। ओके सो पहले किस पर टैक्स लगाया? प्रोड्यूसर पर टैक्स लगाया। अब अगर कंज्यूमर पर भी 5 रुपीज़ पर यूनिट टैक्स लगा दे फिर क्या होगा? ठीक है जी। तो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन वुड बी व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी if government imposes tax ₹5 per unit on consumer। अब प्रोड्यूसर की बात नहीं है, कंज्यूमर की बात हो रही है। ठीक है जी, अब प्रोड्यूसर की बात नहीं बल्कि कंज्यूमर की बात है। ठीक है, तो आपको याद है कि हमारी इक्वेशन डिमांड की दैट वाज क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू दैट इज 100 minus 2p, और quantity supply was equal to 3p minus 50। ओके अब टैक्स किस पे लगा? कंज्यूमर पर, यानी कि डिमांड इक्वेशन पर टैक्स है। अब टैक्स कितना लगा? 5 रुपीज़ पर यूनिट। ओके देखे ना, जब हमने फर्म के ऊपर टैक्स लगाया था तो प्राइस में से 5 रुपीज़ जो है हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिए थे, क्योंकि फर्म को मेरे थे, जैसे हमने ज्यूम किया कि 10 रुपीज़ अगर फर्म बेच रही है, 10 रुपये का एक पेन बेच रही है, गवर्नमेंट ने 5 रुपये पर पेन टैक्स लगा दिया, तो फर्म का जो है वो जो प्राइस उसे मिलेगी वो 10 - 5। ओके लेकिन अब देखिए कंज्यूमर को वो अगर फर्ज करें 10 रुपीज़ का ये पेन मिल रहा है और पर यूनिट गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है, तो अब क्या होगा? वो 10 रुपये दे रहे थे ना, अब वो कंज्यूमर कितना देगा? 15, यानी कि उसकी प्राइस में क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। इसमें देखें जैसे कि ये देखें QD इज इक्वल टू 100 minus 2 into P plus 5। ओके 5 रुपीज़ पर यूनिट टैक्स पे लग गया कंज्यूमर पर। नाउ सॉल्व दिस, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो QD is equal to 100 minus 2P minus 10। Okay, so QD will become 100 minus 10, that is 90 minus 2P। So ये डिमांड की इक्वेशन बन जाएगी आफ्टर टैक्स। ओके सप्लाई की इक्वेशन ये। ओके नाउ इस ऑप्शन, इस तीसरे क्वेश्चन में गवर्नमेंट ने, पहले क्वेश्चन में हमने सिंपली इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकाली थी, दूसरे क्वेश्चन में हमने 5 रुपीज़ पर यूनिट टैक्स लगाया था प्रोड्यूसर पर। ठीक है, और वो हुआ क्या था? सप्लाई इक्वेशन में हमने प्राइस में से 5 रुपीज़ सब्ट्रैक्ट कर दिए थे। ठीक है, अब लगा कंज्यूमर के ऊपर, अब कंज्यूमर जो प्राइस दे रहा है उसके ऊपर 5 रुपीज़ एडिशनल दे रहा है। ओके सो इट मीन प्राइस में 5 रुपीज़ ऐड कर देंगे। ओके तो वो ऐड करने के बाद हमें ये डिमांड की इक्वेशन और ये सप्लाई की इक्वेशन, अब हम सिंपली वही एक्सरसाइज जो है इक्विलिब्रियम निकालने की करेंगे। QS इज इक्वल टू QD, तो QS क्या है? 3P minus 50 equal to 90 minus 2P। Okay, now 3P plus 2P is equal to 90 plus 50, so 5P is equal to 140, P is equal to 140 divided by 5, so P is equal to 28. This is equilibrium price. Now equilibrium quantity, that is Q is equal to 3P minus 50. Okay, now Q is equal to 3 into P is equilibrium 33. Okay, minus 50, Q is equal to 99 minus 50, Q is equal to 49। ओके सो आपने देखा कि प्राइस जो है वो 28 है और क्वांटिटी 49 हो गई, इंक्रीज हो गई। ओके सो इस तरह से हम अगर गवर्नमेंट टैक्स कंज्यूमर पे लगाए तब भी हम इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोड्यूसर पे लगाए तब भी हम इक्विलिब्रियम निकाल सकते हैं। ठीक है जी, हम तीसरा इक्विलिब्रियम में निकाल सकते हैं कि जब गवर्नमेंट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों पर टैक्स लगा दे। ठीक है, तो फिर क्या जो है वो फर्क जो है वो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम प्राइस के ऊपर आ सकता है। ठीक है जी, सो जस्ट आपको थोड़ा सा जो है ना वो पिछली स्क्रीन से क्वेश्चन कैसे देखो। अच्छा इधर से QD इज इक्वल टू
100 minus 2p, QS is equal to 3p minus 50. ओके, नाउ अब देखें ये आपके इक्वेशन है सिंपल. ओके, अब आपसे जो है ये मैं कहूँ कि गवर्नमेंट ने कंज्यूमर पर भी और प्रोड्यूसर पर भी दोनों पर टैक्स लगा दिया. ठीक है जी. तो जब सबसे पहले आप कंज्यूमर को देखेंगे तो डिमांड की इक्वेशन क्या हो जाएगी, क्यू डी इज इक्वल टू 100 माइनस 2 इंटू पी प्लस 5. कंज्यूमर पे टैक्स लग गया. और सप्लाई की कैसे हो जाएगी, क्यू एस इज इक्वल टू 3 इंटू पी माइनस 5. ओके, माइनस 50. ओके, सो अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देख लें. क्यू डी विल बिकम 100 माइनस 2p माइनस 10. So QD is equal to 100 minus 10 minus 2p. So QD is equal to 90 minus 2p. This will become the demand equation after tax. Okay, so supply equation. So QS is equal to 3p minus 15 minus 50. So QS is equal to 3p minus 65. Okay, so this is the supply equation. Now what is the equilibrium condition, that is QS is equal to QD. Okay, so it is 3p minus 65 and QD is 90 minus 2p. So price निकाल लें. So 3p plus 2p is equal to 90 plus 65. So 5p is equal to 155. Okay, so p is equal to 31. This is equilibrium price. Equilibrium quantity, that would be किसी equation में QD is equal to 90 minus 2p. Okay, so p कितनी थी, 31. So q is equal to 90 minus 2 into 31. Okay, so q is equal to 90 minus 62. So quantity is equal to, that is 28. Okay, so हमने देखा प्राइस जो है वो 31 और क्वांटिटी 28 हो गई. सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी जब गवर्नमेंट कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों पर टैक्स लगा दे. ठीक है, सो ये इक्विलिब्रियम की डिफरेंट कंडीशंस हमने आपको बताई. ठीक है, और इसको अच्छी तरह से समझ लीजिएगा क्योंकि ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन हैं. किस तरह से अगर टैक्स लगाने से पहले और टैक्स लगाने के बाद या टैक्स का इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी पर क्या असरात होते हैं, इसकी मदद से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था जिसमें हमने आपको टेबल की मदद से इक्वेशन बनाना, इक्वेशन की मदद से टेबल इक्विलिब्रियम प्राइस निकालना, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कैलकुलेट करना, इन केस ऑफ टैक्स जो है वो चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी कैलकुलेट करना, टैक्स के जो इम्प्लीकेशंस हैं कंज्यूमर प्रोड्यूसर पर वो कैलकुलेट करना. तो आज के लेक्चर में आपने ये सारे कंसेप्ट जो है मैथमेटिकली सीखे. इसको जो है वो बार बार समझने की कोशिश कीजिएगा और इसको अपने हाथों से जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे जो है वो आपके अच्छी तरह से ये ज़हन नशीन हो जाए. इंशाल्लाह अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी. खुदा हाफ़िज़.